हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, अपना जो जैसा कि अपना बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था, लेसन नंबर 2 मानव तंत्र के अंदर अपन ने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वो था ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को हम विस्तार से जान रहे थे। तो इसमें अपना जो टॉपिक हुआ था, एक तो मुख हुआ था, मुख में दांत, मुख हुआ था, मुंह का दांत वगैरह, दांत के प्रकार और इस प्रकार से ये चीजें हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी जो टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर मुंह का होने के बाद में नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्रसनी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रसनी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको आपने डायग्राम में देखा था, और एक बार आप फिर से डायग्राम निकालो जो मैंने कल बनवाया था। उस डायग्राम के अंदर आप देखो ग्रसनी के बारे में कि ग्रसनी कहाँ होती है। ग्रसनी का एक भाग मुंह से जुड़ा है और दूसरा भाग ग्रास नली से जुड़ा है। ठीक है, यानी कि उसोफेगस से जुड़ा हुआ है। एक भाग किससे जुड़ा है? ग्रास नली से, और दूसरा भाग मुंह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ग्रसनी स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक है वो है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी ग्रसनी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये मनुष्य का मुंह है, ठीक है, और मुंह, और ये है मनुष्य का नाक, और इस तरीके से हमारी जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब इसमें देखो, यहां से यह दो भागों में डिवाइड होती है। यह जो भाग है इसको ग्रास नली कहते हैं, यानी भोजन नली। ग्रास नली भी कह सकते हैं, और इसको श्वसन नली का विंड पाइप, ठीक है, इसको श्वसन नली कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये बीच में देखिए एक छेद है। ठीक है, ये जो दिख रहा है इतना इतना, ये होल है, ये एक छेद है। अब होता क्या है कि जनरली प्रोसेस ये होती है कि भोजन करते हैं और यह किसमें चला जाता है? भोजन की नलिका में चला जाता है। भोजन किस में चला जाता है? भोजन की नलिका में चला जाता है। और जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या करती है? ऑक्सीजन, और यहाँ से भोजन, और ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यहाँ से श्वसन नलिका से फेफड़ों में चली जाती है। ये एक जनरल प्रोसेस होती है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि भोजन हम जल्दी में खाते हैं, हंसते हुए खाते हैं किसी कारण से, और इस छेद से श्वसन नलिका में चला जाता है, और बहुत मुश्किल हो जाती है कि भोजन का एक छोटा सा पार्टिकल भी चला जाए तो कम घुटने लग जाता है। ठीक है, तो यानी कि ग्रसनी क्या होती है? मुंह और ग्रास नली के बीच की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और यहाँ पर श्वसन नली और भोजन नली को विभाजित करने का काम करती है। ठीक, श्वसन नली और भोजन नली को विभाजित करने का काम करती है। कौन करती है? ग्रसनी करती है। अब उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस या ग्रंथि का ढक्कन। ठीक है, एक इस तरीके से ढक्कन, एक पल्ले नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रंथि का ढक्कन या एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को कहते हैं। ये क्या करते हैं कि भोजन आने जब आता है, जब हम भोजन करते हैं तो इस छेद को बंद कर देती है। ठीक है ना, इस फेरिंक्स वाले छेद को क्या कर देती है? ये बंद कर देती है, और इस प्रकार से भोजन भोजन नलिका में और श्वास श्वसन नलिका में ही जाता है। तो इस प्रकार से यह इस चीज का निर्धारण करती है। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो ये है। अब देखिए फेरिंग्स कीप नुमा आकृति का होता है, कीप नुमा आकृति का होता है। इसकी जो लिखने का तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा होता है ये। अब देखिए कीप के नुमा आकृति का होता है, ठीक है। इसका एक भाग मुख, इसका एक भाग मुंह या नाक से, दूसरा भाग ग्रास नलिका से जुड़ा हुआ होता है। बस इनके बीच की संरचना होती है। यह भाग यह निर्धारित करता है कि भोजन भोजन नलिका में जाए और श्वास श्वास नलिका में जाए। बस इसके अंदर आपको इतना ही लिखना है। फिर इसके अलावा इसके अंदर एक ढक्कन जैसी पल्ले की जैसी एक संरचना होती है, ढक्कन होता है जिसको हड्डी का ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। यह एपिग्लोटिस यह भाग यह निर्धारित करता है, फेरिंग्स वाला भाग यानी ग्रसी क्या नाम है इसका, ग्रसनी वाला भाग कि भोजन भोजन नलिका में जाए और वायु श्वसन नलिका में जाए। ठीक है, किसी भी सूरत में भोजन श्वसन नलिका में नहीं जा पाए। बस इतना ही इसके अंदर आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में ग्रसनी के बाद में है ग्रास नलिका, उसोफेगस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसोफेगस ग्रास नलिका। तो नेक्स्ट है ग्रास नदी। तो देखिए ये आपको पता है कि इस तरीके से मैंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बताई थी स्टूडेंट्स। ये जो भाग है ये अमाशय है, ठीक है, और ये है ग्रास नलिका। ग्रास नलिका ये देखिए, ठीक है, ये है अमाशय, सबको पता है। अब आप देखिए कि ग्रास नली कैसी होती है। यह एक बनाने का तरीका, लिखने का तरीका, डायग्राम को देखकर ही बनाना सीखो। देखो जो दिख रहा है उसी हिसाब से लिखो। ग्रास नली का एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो जिसका एक भाग मुंह से जुड़ा रहता है, दूसरा भाग अमाशय से, यानी मुंह से प्रारंभ होकर के और यूं होती है हमारे मुंह से प्रारंभ और यूं होकर के और हमारा जो डायाफ्राम है उसके बीच में से होती हुई अमाशय से मिलती है, यानी अमाशय को मुंह को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। अब इसका कार्य सीधा सा है कि भोजन को मुंह से अमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, अब भोजन है चबाया, ठीक है, लार्वेटी और फिर ये तक अमाशय तक जब भोजन पहुंचता है तो अमाशय तक जो भोजन है वो कैसे पहुंचेगा, इस ग्रास नली के द्वारा पहुंचेगा। अब देखिए इस ग्रास नलिका में क्या क्या होता है। पहला, कुछ म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, श्लेष्म ग्रंथियां, ठीक है, तो इसमें कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। तो यह श्लेष्म ग्रंथियां जो होती है श्लेष्मा का स्रावन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये श्लेष्म ग्रंथियां क्या करती है, श्लेष्मा का स्रावन करती है। ये श्लेष्मा क्या करता है, इसका जो अंदर का अस्तर होता है, लिनिक्स जिसको कहते हैं, इंटरनल पार्ट, उसको चिकना बनाए रखती है जिससे भोजन गले में फंसे नहीं। कई बार आप देखते हो कि भोजन कर रहे हैं गले में ये अटक जाता है, ठीक है, दम घुटने लग जाता है, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए कुदरत ने क्या किया है कि इसके अंदर क्या किया है, थोड़ा सा श्लेष्मा की भी व्यवस्था की है। यह श्लेष्मा क्या करता है, अंदर ये सबको चिकना बनाए रखता है। दूसरा, अंदर कुछ ऐसे रिप्स पाए जाते हैं, रिक्स पाई जाती है, वो क्या करते हैं, ऐसे परसिस्टेलिस मोशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परसिस्टेलिस मोशन करते हैं, कर्मानुरंजन गतियां करते हैं। यानी अंदर कुछ ऐसी गतियां पाई जाती है जो कर्मानुकुंचन गतियां करती है। कर्मानुकुंचन इस तरीके की होती है यूं, ठीक है।
तो यूं गति करने से क्या होगा कि ये भोजन को पुश करता है, नीचे की तरफ धकेलता है, ताकि भोजन अटके नहीं गले के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे ग्रास नलिका के बारे में। तो ग्रास नलिका के बारे में आप पढ़ लीजिए, क्या कर दिया वीडियो शेयर भी आप नोट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो अगर कई बार इसकी लंबाई कुछ होती है, कुछ तो नहीं है, तो भी आप समझ लो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की सूचना होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है चौथा है अमाशय। देखिए स्टूडेंट्स, अब अमाशय के बारे में देखिए, ये रहा अमाशय। ठीक है, अब अमाशय के बारे में देखो। अमाशय, अमाशय एक ऐसी कैसी आकृति होती है? तो देखो अमाशय की जो आकृति है वह जे, अंग्रेजी वर्ड माना कि जे या सी आकार का होता है। सी, जे या सी आकार का होता है, ज्यादातर जे आकार का ही बोला जाता है इसको, जे अथवा सी आकार का होता है तो अमाशय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अमाशय की जो संरचना है यह कैसा होता है? अंग्रेजी वर्ड माना कि जे या सी आकार का होता है। अब आगे देखिए कि जे या सी आकार का होता है। ठीक है, अब इसका एक भाग किससे जुड़ा रहता है? एक भाग ग्रास नलिका से, दूसरा भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यह जे या सी आकार का होता है, जिसका एक भाग किससे जुड़ा रहता है? ग्रास नलिका से जुड़ा रहता है, तथा दूसरा भाग किससे जुड़ा हुआ रहता है? दूसरा भाग जुड़ा रहता है छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए यह हमारे उदर के बाईं ओर पाया जाता है। ध्यान रखना, कहाँ पाया जाता है? ये हमारे उदर के बाईं ओर पाया जाता है। ठीक है, और जो ग्रास नलिका से भोजन आता है उसको स्टोर करता है, उसको धारण करता है कुछ समय के लिए। ठीक है ना, उसको कुछ समय के लिए क्या करता है? ये भोजन को धारण धारण रखने का कार्य करता है अमाशय। अमाशय, अमाशय जेएसी आकार की संरचना है, जिसका एक भाग किससे जुड़ा रहता है? ग्रास नलिका से, दूसरा भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है। ठीक है, और हमारे उदर में बाईं ओर पाया जाता है, तथा जो भोजन आता है ग्रास नलिका से उसको स्टोर रखने का कार्य करता है। अब देखिए जो अमाशय है, अमाशय के स्टूडेंट्स कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो देखो एक बार इसकी थोड़ी बड़ी संरचना बनाता हूं। ये देखिए, ये अमाशय की जो मैग्नीफायर स्ट्रक्चर है वो देखिए, इसके 3 भाग और 2 से ये भाग और दूसरा ये 3 भाग होते हैं इसके। ठीक है, ये जो भाग है इसको हम कार्डियक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्डियक भाग कहते हैं। ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक। ठीक है, इस भाग को हम जठर वाला भाग कहते हैं, जठर, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? फंडिस वाला भाग। ये हमारे अमाशय की सामान्य संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आपने
कि सबसे पहले ये है कार्डियक, ये ठीक है, और जो दूसरा है फंडिस और एक है जठर वाला पार्ट। तो इन चीजों इनके अंदर देखिए, अब अपन देखें कि इन का कार्य क्या है। वो देखो, कार्डियक जो किससे जुड़ा रहता है, ग्रास नलिका से जुड़ा रहता है। कार्डियक किससे जुड़ा रहता है, ग्रास नलिका से। जठर किससे जुड़ा रहता है, छोटी आंत से, ठीक है, जठर किससे, छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। और फंडिस, बाकी जो जठर और कार्डियक है, इन दोनों के बीच का भाग क्या पाया जाता है, फंडिस। अब देखिए, जैसे ही भोजन किस में आता है, अमाशय में आता है, तो भोजन जैसे ही अमाशय के अंदर आता है, इसका पाचन भी शुरू हो जाता है, ठीक है, इसका पाचन यही स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके अंदर एक केमिकल, एक एसिड स्रावित होता है जिसका नाम है HCl। इसकी दीवारों द्वारा एक HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसके अंदर की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के द्वारा स्टूडेंट एक अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, वो देखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो कार्य है वो है, पहला भोजन को अम्लीय बनाना, क्लियर। दूसरा, पहला जो है भोजन को अम्लीय बनाना। दूसरा, जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया या कोई भी जीवाणु, कोई भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी प्रकार के जर्म्स है, ठीक है, उनको नष्ट करने का कार्य, ठीक है। बाहर से कोई भी रोगाणु आ जाते हैं छोटे मोटे, उनको क्या करता है, नष्ट करता है। फिर तीसरा, जो एक्रियल एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय करता है, ठीक है। तो ये कार्य किसका है, HCl का कार्य होता है। इसके अलावा चौथा कार्य भोजन को गलाना। जो भोजन होता है, ठीक है, जो मुंह से और पेट में आता है, जिसको अमाशय कहते हैं, अमाशय में आता है, तो HCl क्या करता है, भोजन को उसको गलाने का काम कर देता है, उसको अच्छी तरह से गला देता है। इसके अलावा उसके साथ अगर कोई रोगाणु है तो उसको नष्ट कर देता है। एक्रिय एंजाइम उसको सक्रिय कर देता है। ये इसके HCl के कार्य होता है। अब देखिए, भोजन के हिसाब से HCl स्रावित होता है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम ज्यादा खा लेते हैं या कुछ इस तरीके का अनावश्यक खा ले, या फिर कुछ इस तरीके का भोजन खा लेते हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, तो उसको पचाने के लिए HCl ज्यादा स्रावित होता है। और ज्यादा HCl स्रावित यानी अम्ल, और अम्ल का मतलब अम्लता बढ़ जाती है। और अम्लता को इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी। तो हमारे पेट में क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी अम्लता बढ़ जाती है, जिसको दूर करने के लिए हमें क्षार का उपयोग करना पड़ता है। ये एक सामान्य चीज है जो आपके 5 के लेसन में भी काम में आएगी, ठीक है। हम लोग क्षार वाले हैं। तो एक मैंने अमाशय के बारे में जनरल चीज जो आपको कोर्स में थी, वो आपको मैंने बता दी है। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स की अवरोधनी। इसके अंदर 2 प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक संरचना और पाई जाती है जिसको कहते हैं हम अवरोधनी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अवरोधनी। अवरोधनी यानी कि इसमें 2 प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है स्टूडेंट्स। अवरोधनी 2 प्रकार की कहाँ, कि एक भी लंबा पाई जाती है और दूसरी लंबा पाई जाती है। ध्यान से समझो, एक तो ये पाई जाती है और दूसरी ये पाई जाती है। ये दूसरी भी पाई जाती है। ये अवरोधनी है। इन अवरोधनी का नाम देखो, जैसे कि ये कार्डियक या ग्रास नली, तो इसको कहते हैं ग्रास नली अवरोधनी। इसको कहते हैं ग्रास नली अवरोधनी। ग्रास नली अवरोधनी। और यह जठर वाला भाग है, उसको जठर नीलगमी अवरोधनी। जठर नीलगमी अवरोधनी, ये इसके सामान्य नाम होते हैं। अब इन अवरोधनी का कार्य देखिए स्टूडेंट्स।
इस अवरोधनी का कार्य देखिए क्या है। इस अवरोधनी का कार्य है कि भोजन से ग्रास नली के द्वारा भोजन जब अमाशय में आ गया तो ये भोजन को वापस ऊपर नहीं जाने देता। कई बार क्या हम खाना अगर ये नहीं होती तो भोजन करने के बाद में हम वापस कभी उल्टा सीधा होते तो वापस भोजन गले में आ जाता है, ठीक है। तो एक बार यह है भोजन इसमें आते ही इसका ढक्कन बंद हो जाता है और वापस भोजन को ऊपर नहीं जाने देती। इसी प्रकार से जठर निर्गमन भी यही करती है कि जैसे ही भोजन पचने के बाद में जब छोटी आंत में आ जाता है, भोजन कहा जाता है छोटी आंत में, तो वापस यह भोजन को छोटी आंत में नहीं जाने देती। कौन? जठर निर्गमी। और ग्रास नली अवरोधनी भी क्या करती है? भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। एक अवरोधनी और आती है वो लास्ट के अंदर जो मलाशय है वहां पर पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अमाशय के बारे में, मैंने आपको फुल डिटेल में और डायग्राम के साथ बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में आगे देखिए, इसमें अमाशय हो गया। अमाशय के बाद में नेक्स्ट है छोटी आंत। नेक्स्ट है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, ये भी छोटी आंत। जैसा कि आपको स्टूडेंट डायग्राम में बताया था छोटी आंत के बारे में मैंने, ठीक है। तो उस छोटी आंत का देखो कि छोटी आंत कैसी है। पहले स्ट्रक्चर देखो कैसी है। एक लंबी कुंडलित, अंदर की तरफ आपने देखा था एकदम से कुंडलित होती है, लंबी कुंडलित, ठीक है, नलिकाकार संरचना होती है। तो यह एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है जिसका एक भाग अमाशय से जुड़ा रहता है, एक भाग किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से जुड़ा रहता है, और दूसरा भाग किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत से, ठीक है। दूसरा भाग किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। क्लियर? यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का क्या होता है? ये सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई जो होती है वो देखिए, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 5 से 6 मीटर के करीब होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 6 मीटर, 5 से 6 मीटर के करीब होती है इसकी जो लंबाई है। 5.5 से 6 मीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। सबसे लंबा भाग होता है आहार का, ठीक है। फिर भोजन का सर्वाधिक भाग का पाचन भी इसी में होता है। क्लियर? भोजन के सर्वाधिक भाग का पाचन भी किसमें होता है? छोटी आंत में ही होता है। अब आगे अपन देखते हैं छोटी आंत के बारे में। अब इसकी देखिए लंबाई कितनी है? 5.5 से 6, लेकिन ध्यान रखना विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसी जीव भी होती है जिसमें छोटी आंत की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। कैसे? जैसे एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी। तो शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है बनिस्बत मांसाहारी की तुलना में। क्यों? क्योंकि जो शाकाहारी जीव है वो क्या खाते हैं? घास, जैसे बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, ठीक है। जो शाकाहारी जीव है ये क्या खाते हैं? पूर्णतः शाकाहारी है तो क्या खाते हैं? घास। घास में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, ठीक है। घास में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज पाया जाता है। यह सेल्यूलोज एक बहुत ही जटिल प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक बहुत ही जटिल प्रकार का
कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका पाचन में बहुत दिक्कत आती है, जिसका पाचन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए शाकाहारी जीवों में इसकी लंबाई ज्यादा होती है। मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, ठीक है, उसमें जो मांस है, मांस को पचाने में इतना जोर नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए उनमें इसकी लंबाई जो होती है, इसमें मांसाहारी जीवों में इसकी जो लंबाई है छोटी आंत की, वो काफी मतलब शाकाहारी की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। ये एक जनरल बात है स्टूडेंट्स छोटी आंत के बारे में। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया कि भोजन के सर्वाधिक भाग का पाचन इसमें होता है, छोटी आंत में ही होता है। अब देखिए स्टूडेंट, छोटी आंत है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, ग्रहणी, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र। आपको स्टूडेंट्स मैंने इसके 3 प्रकार भी बताए थे, कौन कौन से? ग्रहणी इसी 3 प्रकार थे ना, कौन कौन से थे? पहला है ग्रहणी, दूसरा है अग्र शुद्धांत्र और तीसरा है शुद्धांत्र। ग्रहणी, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र, ग्रहणी, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र, यानी जेजुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, इसका नाम है जेजुनम, इसका नाम है जेजुनम और इसका नाम है इलियम। इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। अब देखो ग्रहणी क्या है, कौन सी है? ये है ग्रहणी वाला पार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, जो किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है ग्रहणी। ये कौन सी है? अग्र शुद्धांत्र और लास्ट का शुद्धांत्र, ठीक है, जो लास्ट है वह शुद्धांत्र। जैसे कि मैंने कहा आपको इसके बारे में बताया था, ये ग्रहणी है जिसका एक भाग किससे जुड़ा हुआ रहता है? अमाशय से, दूसरा भाग किससे जुड़ा रहता है? अग्र शुद्धांत्र से। फिर अग्र शुद्धांत्र, अग्र शुद्धांत्र एक बहुत ही ज्यादा कुंडलित संरचना वाली चीज होती है, बहुत ही कुंडलित संरचना वाला अंग होता है, ठीक है, जिसका एक भाग ग्रहणी से जुड़ा रहता है और अंतिम भाग किससे जुड़ा रहता है? शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ रहता है। फिर शुद्धांत्र, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जिसका एक भाग किससे जुड़ा रहता है? अग्र शुद्धांत्र से। किससे जुड़ा रहता है? अग्र शुद्धांत्र। और अंतिम भाग किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर? किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ये एक सामान्य बात बताई है मैंने छोटी आंत के बारे में। अभी और कुछ भी काफी चीजें बताने के लिए वो देखो। अब होता है, ठीक है, जैसे भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, तो देखिए छोटी आंत में पहुंचने के बाद में स्टूडेंट्स इसके जो भोजन का पाचन है, इस पाचन में देखिए एक यकृत और ये है अग्नाशय। अग्नाशय और यकृत दोनों ही अपने अपने एंजाइम साबित करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यकृत, यकृत के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम है पित्ताशय। कल मैंने बनाया भी था उसका डायग्राम, पित्ताशय। और यकृत के अंदर क्या पाया जाता है? पित्ताशय। और पित्ताशय से पित्तवाहिनी छोटी आंत में खुलती है, ठीक है, क्या खुलती है? पित्तवाहिनी। और उससे पित्तरस, बाइल जूस, उससे पित्तरस निकलता है। यह पित्तरस क्या करता है? जो वसा है उसका क्या करता है? पाचन करता है, यानी उसका पायसीकरण कर देता है, ठीक है ना, उसका क्या कर देता है? ये पायसीकरण करने का कार्य करता है। और देखिए क्या करता है, यानी वसा, वसा में पित्तरस, ये पित्तरस क्या करता है? इसका वसा का वसीय अम्ल में तोड़ता है, वसीय अम्ल में इसको तोड़ने का कार्य करता है वसा को। कौन? पित्तरस। ये क्या करता है? वसा का पायसीकरण करना शुरू कर देता है। जैसे कि चिकनाट के ऊपर उसकी छोटी छोटी गोलियां या बूंदों में विभाजित कर देता है। जैसे कि किसी चिकनाई के ऊपर अपन साबुन रगड़ते हैं ना,
तो वो कैसे हटा देती है, बेसिकली उसको छोटे छोटे बूंदों के रूप में उसका पाचन करना शुरू कर देता है पितरस। क्लियर। फिर उसके बाद में अग्नाशय। अग्नाशय भी क्या करता है, जो अमाशय है, अमाशय के अंदर अपने एंजाइम स्रावित करता है, जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ठीक है, और भी कई प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है जो इसकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर इसके अंदर शुगर की मात्रा है, यानी शुगर की मात्रा को, शरीर की शुगर की मात्रा को बैलेंस करते हैं। यानी कि शरीर में यदि शुगर की मात्रा हद से ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत, तो भोजन के अंदर यदि शुगर की मात्रा है तो उसको कम कर देते हैं, और यदि शरीर में शुगर की मात्रा हद से ज्यादा कम हो जाए तो उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल, यानी कि शर्करा की मात्रा को कंट्रोल कौन करते हैं, करता है, अग्नाशय ही करता है। इसके बारे में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं अलग से बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब फिर उसके बाद में आगे लिखिए स्टूडेंट्स, छोटी आंत के अंदर ये चीज होगी। अब ये छोटी आंत के अंदर की आंतरिक संरचना स्टूडेंट, छोटी आंत स्टूडेंट्स आपको पता है एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है ना, एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, इस तरीके की होती है, जिसके अंदर इस तरीके से अंगुली के समान देखिए प्रवर्त पाए जाते हैं। ऐसे छोटी आंत की जो संरचना है उसके अंदर इस तरीके से अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको रसांकुर कहते हैं, रसांकुर कहते हैं इस अंगुली नुमा संरचना को। इसके चारों तरफ रक्त पाया जाता है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट आगे, ये देख लिया आपने, अब देखो ध्यान से, जैसे भोजन छोटी आंत में आता है तो यह अंगुली नुमा प्रवर्त, तो देखिए अंगुली के समान होते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल भी बढ़ा देते हैं, तो भोजन इसके अंदर आकर के फंस जाता है, ठीक है, और ये भोजन से जो उपयोगी तत्व है उसको तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उपयोगी तत्वों को क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं, और अनुपयोगी जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, अनावश्यक, उसको आगे भेज देते हैं, और जो उपयोगी तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो विभिन्न प्रकार के रसायन है, केमिकल है, ठीक है, भोजन से जो उपयोगी तत्व है, मिनरल्स वगैरह है, उसको अवशोषित करके रक्त में डाल देते हैं, और रक्त के द्वारा ये सारे शरीर में पहुंच जाता है, रक्त के द्वारा ये सारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। बाकी वेस्ट मटेरियल को ये आगे की तरफ कर देते हैं, आगे की तरफ भेज देते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट छोटी आंत के कार्य। इसके अलावा छोटी आंत में कई प्रकार के, आपको बताया था कि पितरस पाया जाता है, वसा का बाष्पीकरण करता है, ये अमाशय के एंजाइम्स के द्वारा शर्करा का किया जाता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का वास्तविक रूप से पाचन होता है, जिसका मैंने आपको यहाँ अभिक्रिया के द्वारा समझा दिया। अमाशय के द्वारा कैसे होता है उसकी अभिक्रिया मैं आप लोगों को अलग से इसके टॉपिक में बताऊंगा, इसका एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, तब जाके समझ में आएगा इस टॉपिक के बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना हो गई छोटी आंत। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी आंत। नेक्स्ट है छोटी आंत के बाद में है बड़ी आंत। तो नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्टूडेंट्स, वो है बड़ी आंत।
नेक्स्ट है बड़ी आंत। तो देखो स्टूडेंट, ये रहा बड़ी आंत हमारी, ठीक है। इसके तीनों प्रकार में मैंने आपको बताया कि अन्ननाल वगैरह और यांत्र, ठीक है, मलाशय, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो देखो ये जो भाग है, इसको तीन भाग है, इसका नाम है अन्ननाल, ठीक है, इसका नाम है अन्ननाल। फिर इसका नाम है वेदांत, इसका नाम है वेदांत। ये रहा वेदांत। और ये जो भाग है इसको कहते हैं मलाशय, ठीक है, क्या है इसका? मलाशय। अब इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति क्वेश्चन मार्क की तरह होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं इसकी आकृति कैसी होती है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह, क्वेश्चन मार्क की तरह होती है। देखिए इसी तरीके की इसकी आकृति है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह इसकी आकृति होती है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो सामान्यतः क्या होता है, छोटी आंत से कम होती है। लेकिन इसका जो डायग्राम पे डायमीटर है, डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास, इसकी मोटाई या इसका व्यास जो होता है वह छोटी आंत की तुलना में ज्यादा होता है। इसका व्यास छोटी आंत की तुलना में ज्यादा होने के कारण इसको हम बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है। तो इसके तीन भाग आपको बताया कि अन्ननाल, इसका जो अन्ननाल है का एक भाग किससे जुड़ा रहता है, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत का जो ये भाग है इससे जुड़ा रहता है। दूसरा भाग वेदांत से, वेदांत जो होता है यू आकार का होता है, जिसका एक भाग अन्ननाल से, दूसरा भाग मलाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है। अन्ननाल जो है इसका यहाँ का भाग, इसको कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। इस भाग को कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। यानी कि वैसे आपके कोर्स में नहीं है इसलिए इसके बारे में बताने से कोई फायदा नहीं। अब देखिए, अब इसका कार्य होता क्या है कि इसके अंदर भी रसांकुर पाए जाते हैं, लेकिन छोटी आंत की तुलना में इसमें रसांकुर कम पाए जाते हैं। दूसरी चीज, जो भोजन छोटी आंत से आता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत से जो भोजन बड़ी आंत में आता है, उस भोजन के अंदर जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल है, जैसे कि उसके अंदर कुछ उपयोगी तत्व है, उसको अवशोषित करके रक्त में डाल देता है। इसके अलावा जल का अवशोषण कर देता है, और लास्ट में एट लास्ट में बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, अनुपयोगी तत्व है, ठीक है, उसको कहाँ डाल देता है, मलाशय में भेज देता है, और मलाशय में जा करके वह अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है जो उसको रोक के रखने का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, ये जनरली जो चीज हो गई, अपना जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र का, वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद में अपनी जो ग्रंथि बच रही है, एक बच रही है अग्नाशय, ठीक है, और अग्नाशय बच रही है, और अगला जो टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।